जी फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर का। उसमें मैंने बता के रखा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और उसके स्टेजेस के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, प्लस हम क्या प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि वो बढ़े ना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने 3 टिप्स ऐसे बताए हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को थोड़ा कंट्रोल में रख सकता है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स से। सिम्टम्स सबसे पहला है पेन। जाहिर सी बात है, जब जॉइंट इन्फ्लेम्ड रहेगा, कार्टिलेज गायब हो गया है, जॉइंट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो पेन काफ़ी ज़्यादा होगा जॉइंट एरिया में। जो जॉइंट है उसके चारों तरफ, ऊपर नीचे, मतलब थाइज में भी, काफ में भी, पूरे लेग में ही पेन रह सकता है। लेकिन मेन पेन जो नीज के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और नीज के इनर साइड में, जिस भी आपके पैर में, जिस भी घुटने में आपके आर्थराइटिस ज़्यादा है, उसके इनर साइड में आपको ज़्यादा पेन पता लगेगा, बाहरी तरफ ही कहीं अंदर की तरफ। क्योंकि ये टेंडेंसी है कि जब कार्टिलेज खराब हो जाता है तो जो बोन्स है ना वो पास आती है, तो थोड़ी इस तरीके से टिल्ट हो जाती है, तभी ऐसे बो शेप्ड का लेग बन जाता है और वैडलिंग गेट भी हो जाता है। वैडलिंग गेट मीन्स कि ऐसे जो चलने का तरीका रहता है वो वैडल टाइप का हो जाता है, जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड रहते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा पेन। सेकंड है स्टिफनेस। सब आपका जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी। मॉर्निंग स्टिफनेस मीन्स कि जब आप सो करके उठोगे तो पैर आपका मुड़ेगा नहीं, या अगर मुड़ा हुआ हल्का सा है, जब जिस पोजीशन में आप रात भर सोए हो, तो वो सीधा होने में आपको काफ़ी दिक्कत रहेगी। मान लो बैठ गए कहीं पर बहुत देर के लिए, पैर सीधा करके बैठ गए, तो मोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत दर्द होगा, स्टिफ हो जाएगा आपका जॉइंट। तो ये सेकेंड आपका सिम्टम है। थर्ड है टेंडरनेस। टेंडरनेस में मीन्स कि अगर वहाँ पे हल्का सा प्रेशर पड़े, या अगर दबाव उसको, या फिर किसी चीज़ से उस पर हल्का दबाव पड़े, तो वो पेन करेगा। टेंडरनेस मीन्स दबाने से पेन होना। तो ये भी एक सिम्टम है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, कि आपका जॉइंट अगर आप उसे प्रेस करोगे या कहीं से हल्की सी ठोकर भी लग गई तो काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगेगी। फोर्थ इज लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, मीन्स आपका पैर पहले जब आप नॉर्मल थे तो जितना मुड़ता था, जितना मोड़ सकते थे आप, उतना नहीं मुड़ेगा। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, पैर आपका मुड़ना धीरे धीरे कम होते जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज, आपको जब आप अपना घुटना मोड़ोगे तो आपको पॉपिंग एंड क्रैकलिंग की साउंड सुनाई देगी, यानी कि ऐसे कड़कड़ की जो टक टक ऐसे आवाज़ आती है। घुटना मुड़ेगा, सीधा होगा, तो आपको टक टक की आवाज़ सुनाई देगी। वो इसलिए होता है क्योंकि बीच का कार्टिलेज गायब हो गया है एंड बोन्स आपस में टकरा रही हैं। बोन्स टकराएंगी तो कुछ आपको आवाज़ सुनाई देगी, वो बोन्स के आपस की टकराने की आवाज़ें रहती हैं, बोन्स की पॉपिंग एंड क्रैकलिंग साउंड रहती है। सिक्स्थ सिम्टम इज बोन स्पर्स। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सरे फाइंडिंग में आपको बोन स्पर्स देखने को मिलेंगी। बोन स्पर्स मतलब कि वो जो आपका जॉइंट है उसके साइड में आपको एक अनवांटेड बोनी ग्रोथ देखने को मिलेगा, स्मॉल छोटी छोटी। को बाहर से अगर आप उसको पैल्पेट करोगे, स्किन को टच करोगे, तो आपको वो एक हार्ड लम्प्स के जैसा पता लगेगा कि ये आपको हार्ड लम्प कुछ चुभेगा, मतलब पता लगेगा कि ये कुछ गांठ जैसा है। वो कुछ गांठ वाट नहीं रहे, वो बोन की ग्रोथ है, एबनॉर्मल ग्रोथ रहती है वो। एंड द लास्ट सिम्टम इज स्वेलिंग। जब इतना इन्फ्लेमेशन हो गया है, इतना दर्द हो रहा है, स्टिफनेस है, बिल्कुल जॉइंट पहले जैसा है नहीं, तो स्वेलिंग तो आ ही जाएगी। स्वेलिंग उसके आसपास के टिश्यूज में एंड नीज पे, नी जॉइंट है, सब जगह आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये हो गई बात सिम्टम्स के बारे में। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स मीन्स कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो एज के हिसाब से अगर देखें तो एज के हिसाब से जो ओल्ड एज वाले पीपल हैं उनको ज़्यादा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है, बिकॉज ये एक डिजेनरेटिव चेंज होता है। ओल्ड एज वाले लोगों को ये ज़्यादा दिक्कत होती है। सेकेंड इज, अगर हम बात करें कि मेल में ज़्यादा होता है कि फीमेल में, तो फीमेल में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिली है। इसका कोई फाइंडिंग नहीं है कि क्यों ये फीमेल में ज़्यादा देखने को मिली है, बट ये हमने देखा है, ये रेट है कि एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल आर मोर अफेक्टेड फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। थर्ड इज ओबेसिटी। जो पर्सन बहुत ओबेस है, बहुत मोटे हैं, बहुत ज़्यादा ही उनका फैट टिश्यू बहुत ज़्यादा है, तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज वेट इतना ज़्यादा है कि जो मैंने बताया था वेट बेयरिंग जॉइंट है, नी एंड हिप जॉइंट ऑल्सो, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो
उसमें जो कार्टिलेज है और जो डीजनरेशन है वो ज़्यादा जल्दी होगा, तो उनको ज़्यादा रिस्क रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। प्लस जो फैट टिश्यूज़ रहते हैं वो एक टाइप का प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जिससे जो बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इज कोई जॉइंट इंजरी आपको हो रखी हो, जैसे कि आपका कोई फ्रैक्चर हो रखा हो या चोट लग रखी हो आपको पहले जॉइंट में, तो जिसकी वजह से आपका जॉइंट पहले से ही इन्फ्लेम्ड है थोड़ा, और एज के साथ वो अपने आप इन्फ्लेम्ड होता ही है, डीजनरेटिव चेंज है ये, तो उनको भी ज़्यादा खतरा रहता है जल्दी से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। फिर नेक्स्ट आएगा रिपीटेड स्ट्रेस ऑन दी जॉइंट। जैसे अगर आपका काम है, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर कोई आपका काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा उठना बैठना है, मतलब नीज़ का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे भी क्या होता है ना, फ़र्क पड़ता है आपका जॉइंट के ऊपर। जॉइंट जल्दी इन्फ्लेम्ड होगा एंड जॉइंट के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, जल्दी कार्टिलेज डैमेज होंगे और रिस्क फैक्टर, ये रिस्क बढ़ेगा। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। अगर आपके घर में किसी को, आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली में किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो जेनेटिक जीन्स के थ्रू आपके अंदर भी आ सकता है। तो जिसकी फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसको भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं लाइक डायबिटीज़ एंड और भी चीज़ें हैं, और भी बीमारियां हैं जो जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आ जाती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी उनमें से एक है। फिर आता है बोन डिफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि बाय बर्थ ही बोन की डिफॉर्मिटी रहती है उनमें। फिर कुछ बीमारियां भी हैं लाइक डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। पेशेंट इज डायबिटिक, देन उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो जल्दी से ठीक भी नहीं होता, मीन्स कि उनको ठीक तो होता ही नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनको जल्दी से रिलीफ नहीं मिलता है इस चीज़ में। तो डायबिटीज़ भी एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये बात हो गई हमारी सिम्टम्स के बारे में हमने बात कर लिया, रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि दो तरीके हैं, एक्सरे एंड एमआरआई। एक्सरे में आपको कार्टिलेज नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह नहीं दिखती है एक्सरे में, सबको पता है, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ बोनी जो बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है, सिर्फ वही दिखते हैं। तो आपको एक्सरे में जो जॉइंट का स्पेस कम हो गया है, जॉइंट एक दूसरे के पास आ गए हैं, एंड जो कुछ बोन स्पर्स हैं वो सब दिख सकती है, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह डेवलप हो गए हैं वो दिख सकते हैं, बट आपको कार्टिलेज नहीं दिखेगी कि कितना डैमेज हुआ है। उसके लिए यू हैव टू गो फॉर एमआरआई। उसमें आपको पता लगेगा कि कितना डैमेज हुआ है, ज़्यादा डैमेज हुआ है, कम हुआ है, या बहुत ही सीवियर कंडीशन है, वो आपको एमआरआई में पता लगेगा। फिर लास्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में फर्स्ट आता है मेडिकेशंस, मीन्स की पेन किलर्स, कुछ मेडिकेशंस आपको मिलेंगे जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले। सेकेंड है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं तो इसी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करूँगी। तो फिजियोथेरेपी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजियोथेरेपी में आपको बताया जाएगा एक्सरसाइजेस के बारे में कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड स्वेलिंग एंड स्टिफनेस, एवरीथिंग। लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, है ना। फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मेडिसिन से भी उतना फ़ायदा नहीं होगा। मेडिसिन से क्या होगा, पेन रिलीफ के लिए आपको दे देंगे वो पेन, जब तक मेडिसिन का असर है तब तक आपको पेन ख़त्म या कम लगेगा, लेकिन जैसे ही असर ख़त्म होगा वैसे ही पेन एंड स्टिफनेस एंड सब कुछ वापस आ जाएगा। तो आप कब तक मेडिसिन लेते रहेंगे। तो फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है तो वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ज़रूर ले, उससे बहुत फ़ायदा होता है, पेन भी रिलीफ होता है, एंड एक्सरसाइजेज आपको फिर लाइफ लॉन्ग करनी होगी जो उसको कंट्रोल में रखेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स को। लास्ट इज़ सर्जिकल मेथड, जो कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं वहाँ तक जाना, क्योंकि दैट इज़ क्या होता है उसमें कि पूरा ही जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है, नी रिप्लेसमेंट हो या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, जहाँ का भी रहता है पूरा जॉइंट ही रिप्लेस किया जाता है उसमें। फिर वापस से जो ओरिजिनल चीज़ रहती है ना, जो भगवान ने दिया है, ओरिजिनल जो है नेचुरल चीज़, वो तो कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता है ना। तो चाहे आप कैसे भी करवा लो, लेकिन वापस से आपको फिजियोथेरेपी ही उसके बाद भी करवाना पड़ेगा। अगर आपने पूरा जॉइंट रिप्लेस करवा दिया है, फिर से जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलेगा ना, उसमें वही सब चीज़ें रहेंगी जो आपको नॉर्मल जब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस था तब आपको वो सब करनी चाहिए थी। प्लस एक्स्ट्रा होगा, बेड रेस्ट होगा, क्योंकि आप फटाक से जॉइंट को मूव करके चलने नहीं लगोगे बिल्कुल। अभी तो आप चल भी रहे हो, जब जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, पूरा काट के बाहर निकल गया, आर्टिफिशियल लगा है, तो आपको थोड़ा तो बेड रेस्ट करना पड़ेगा ना, चलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर्जिकल मेथड मुझे तो नहीं लगता कि काफ़ी है अच्छा है। हाँ, जिसके लिए मतलब जिसका बहुत ही ज़्यादा सीवियर है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मीन्स मैंने बोला था स्टिफनेस हो जाती है, वैसे पेशेंट जिनका जॉइंट बहुत स्टिफ हो गया है,
नीज मुड़ गए हैं, सीधे हो ही नहीं रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत ही एक्सट्रीम केस है, देन यू कैन गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। लेकिन अगर उतना एक्सट्रीम नहीं है तो आप फिर जो फिजियोथेरेपी है वो करवाइए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एट लास्ट मैं आपको तीन चीज़ें बताना चाहूँगी, 3 टिप्स कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, आपकी फैमिली में किसी को भी, मम्मी को, दादी को, सासू माँ को, किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, तो ये 3 चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप ये 3 चीज़ करते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे अपनी लाइफ में, तो क्या होगा कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो फर्स्ट चीज़ है, आपको इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि पूरा नीचे बैठना पड़ता है, हम अपने घुटने को उतना नहीं मोड़ सकते, बार बार वेयर एंड टेयर उतना नहीं करा सकते, इसीलिए वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। सेकेंड इज, उकड़ू नहीं बैठना है, स्क्वाटिंग नहीं करना है, ज़मीन पर नहीं बैठना है। वही चीज़ बार बार उठेंगे बैठेंगे, उससे दर्द भी होता है, स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा, कार्टिलेज में दिक्कत भी आती है, वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है फिर से वही। तो उकड़ू नहीं बैठना है। आपको बैठना है तो आप चेयर पर बैठिए, स्टूल पर बैठिए, आपका पैर घुटना जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं मुड़ना चाहिए। पूजा करना है, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादातर होता है और लेडीज़ को पूजा करने के लिए नीचे ही बैठना पड़ता है, तो नीचे बैठना नहीं है, आप चेयर पर बैठिए। आपको भगवान जी ये नहीं बोल रहे कि आप अपना घुटना बर्बाद करके मेरी पूजा करिए, आपको पूजा करना है, आप चेयर पर बैठ के करिए, ज़मीन पर मत बैठिए, ठीक है। क्रॉस लेग्ड नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना है, क्रॉस लेग्ड नहीं बैठना है, ओके। पालथी मार करके नहीं बैठना, क्योंकि उससे भी बहुत वेयर एंड टेयर होगा, बार बार जॉइंट मूव होगा, बार बार वेयर एंड टेयर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज, थर्ड चीज़ है कि सीढ़ियाँ बहुत कम चढ़ी उतरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर घर ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर में ही है, तब तो आपको एक आध बार तो उतरना चढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन बिना बात के बार बार ऊपर नीचे करना, अगर जितना कम से कम आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कर सके उतना कम से कम करिए। तो ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 3 टिप्स कौन कौन से? वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, स्क्वाटिंग एंड क्रॉस लेग्ड नहीं करना है, थर्ड इज आपको सीढ़ियाँ बहुत ही कम चढ़ना उतरना है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर से आपका आंसर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।